चलिए बेटा, कल हम लोगों ने मॉडल पेपर 2024 के जितने विकल्प थे 28 के 28 नंबर के उनको सॉल्व किया था, राइट। आज अपन मॉडल पेपर 2024 के 2 नंबर वाले यानी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, हाँ क्वेश्चन नंबर 6वां है बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां। ये क्वेश्चन है आपका लेंज का नियम। लेंज का नियम, ठीक है। लेंज का नियम आपके यूनिट 4 के फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रेरित धारा की विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलो पहले लेंज के नियम को थोड़ा सा एडवर्टाइज करते हैं कि ये साइंटिस्ट कहाँ का है और काहे के लिए अपना नियम दिया। तो लेंज के नियम के लिए पहले लिखना है कि सन 1834 में, किस डेट में बेटा, सन 1834 में कहाँ का वैज्ञानिक था, जर्मन भौतिक शास्त्री। कहाँ का वैज्ञानिक था, जर्मनी का। सन 1834 में जर्मन भौतिक शास्त्री, नाम क्या इसका, हेनरिच लेंज। क्या नाम है इसका, हेनरिच लेंज, ठीक है। एडवर्टाइज क्लियर हो रहा है। क्या बोलोगे लेंज के नियम में कि सन 1834 में कहाँ का भौतिक शास्त्री, जर्मन भौतिक शास्त्री, नाम क्या है बेटा, हेनरिच लेंज ने प्रेरित धारा की दिशा बताने के लिए, किसके लिए बेटा, प्रेरित धारा की दिशा बताने के लिए अपना एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। क्लियर हो गया। एक बार फिर से देखिए, लेंज के नियम में किस डेट में, सन 1834 में कहाँ का भौतिक शास्त्री, जर्मन भौतिक शास्त्री, नाम क्या है उसका, हेनरिच लेंज ने काहे के लिए, प्रेरित धारा की दिशा। आप लोग पीछे पढ़ चुके हो कि प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण। किसके कारण बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, जब किसी कुंडली में, किसमें, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिस कारण उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इसमें क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा। और इस प्रेरित धारा की दिशा बताने के लिए लेंज ने अपना नियम प्रतिपादित किया। क्लियर। एक बार फिर से देखिए, सन 1834 में जर्मन भौतिक शास्त्री हेनरिच लेंज ने प्रेरित धारा की दिशा बताने के लिए अपना एक नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार, अब नियम क्या है, नियम को अच्छे से समझना है आपको। जिसके अनुसार, नियम क्या है बेटा, देखो आपको प्रेरित धारा की दिशा बताना है तो क्या बोलोगे, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में, किसमें, किसी परिपथ में बहने वाली प्रेरित धारा, किसी परिपथ में बहने वाली प्रेरित धारा उसी कारण का विरोध करती है। कारण समझिएगा, रीजन, ठीक है। किसी परिपथ में बहने वाली प्रेरित धारा उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है, ठीक है। ये लेंज का नियम है। लेंज ने क्या बोला, जिसके अनुसार किसी परिपथ में बहने वाली प्रेरित धारा उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है, ठीक है। अब इसको हम जानते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। लेंज ने अपने प्रयोग में केवल ऑपरेटर्स में क्या लिया बेटा, 3 चीज लिया है, ठीक है। 3 चीज में क्या क्या लिया उसने, एक लिया दंड चुंबक यानी मैग्नेट, ये ले लिए, ठीक है। और ये क्या लिया है उसने, कुंडली। क्या ले लिया बेटा, कुंडली, तारों को मोड़कर बनाते हैं, ये कुंडली ले लिया, ठीक है। और एक लिया उसने चुंबकीय सुई। क्या ले लिया बेटा, चुंबकीय सुई। 3 चीज ले लिया। चुंबक का ये कौन सा सिरा है, उत्तरी ध्रुव, ये कौन सा सिरा है, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब उसने अपने प्रयोग में क्या किया है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक बार कुंडली के पास लेकर गया। किसके पास लेके गया, कुंडली के पास लेके गया। दोबारा चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर लेके गया। तो जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लेकर जाते हैं तो बल रेखाओं की संख्या क्या होगी बेटा,
ज्यादा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अत्यधिक। और जब बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी तो जो कुंडली है, कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा परिवर्तित होगा। और जब कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा परिवर्तित होगा तो इसमें जो प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा का भी मान बढ़ेगा। और जब प्रेरित धारा का मान बढ़ेगा, देखो बेटा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाने के कारण। और जब चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लेकर आते हैं तब प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है। और लेंज ने क्या बोला है कि प्रेरित धारा उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। जो प्रेरित धारा है ये चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाने के कारण उत्पन्न हो रही है। तो ये जो प्रेरित धारा है ये चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाने का क्या करेगी, विरोध करेगी। और चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाने का विरोध कब करेगी, जब ये भी किसकी तरह व्यवहार करे। क्योंकि देखो आपको पता है चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण, और समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। जब चुंबक के N ध्रुव को लेके जा रहे हैं तो ये जो कुंडली की प्रेरित धारा है ये चुंबक के N ध्रुव का विरोध तब करेगी जब ये भी किसकी तरह व्यवहार करे, उत्तरी ध्रुव की तरह। किसकी तरह व्यवहार करे बेटा, जब ये भी उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा तो इसमें बहने वाली धारा की दिशा क्या होगी, वामावर्त। क्या होगी बेटा, वामावर्त। ये हो गया प्रेरित धारा की दिशा। ठीक है, नियम यहीं से एक बार समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है आपका, कुंडली यानी परिपथ। कुंडली में क्या उत्पन्न हो रही है, प्रेरित धारा। और ये किसका विरोध कर रही है, उस कारण का विरोध कर रही है जिस कारण स्वयं उत्पन्न हो रही है। ये तो लेंज का नियम है। देखिए, किसी परिपथ में बहने वाली प्रेरित धारा, किसी परिपथ में बहने वाली प्रेरित धारा उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण स्वयं उत्पन्न हुई। लेंज का नियम क्लियर। 2 नंबर में केवल इतना लिखना है, पहले ये लिखोगे लेंज का नियम, इसमें लिखोगे बेटा कि सन 1834 में जर्मन भौतिक शास्त्री हेनरिच लेंज ने प्रेरित धारा की दिशा बताने के लिए अपना एक नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार किसी परिपथ में बहने वाली प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, अब यदि इसका प्रायोगिक प्रदर्शन पूछे तो आपको चित्र बनाना है। चित्र में यह लिखना है, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी बेटा, अब चुंबक के N ध्रुव को आपको कुंडली से कहां ले जाना है, दूर ले जाना है। ठीक है, जब दूर लेके जाएंगे तो बल रेखाओं की संख्या कम जाएगी। और जब बल रेखाओं की संख्या घटेगी तो जो प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा जिसको दूर ले जाने का विरोध करेगी, और दूर ले जाने का विरोध करेगी यानी जिसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। अपनी ओर आकर्षित कब करेगी, जब किसकी तरह बिहेव करेगी। अब देखो प्रेरित धारा की दिशा बदल गई तो आकर्षित कब करेगी, जब प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी बेटा, दक्षिणावर्त। कैसी होगी, दक्षिणावर्त। ये 2 कंडीशन है। ठीक है, तो प्रायोगिक प्रदर्शन यदि पूछे तो ये चित्र बना के चित्र की थ्योरी में क्या लिखोगे, ध्यान दीजिएगा। ये चुंबक है, ये कुंडली है, तो क्या बोलोगे बेटा, जब चुंबक के N ध्रुव को, चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लेकर आते हैं तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है जिस कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और लेंज के नियमानुसार यह प्रेरित धारा चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाने का विरोध करती है। यह तभी संभव है जब कुंडली भी उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करे। अतः कुंडली में बहने वाली प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त होगी। दिशा बता दिया। दूसरा कंडीशन में, जब चुंबक के N ध्रुव को कुंडली से दूर लेकर जाते हैं तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है जिस कारण प्रेरित धारा चुंबक के N ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाने का विरोध करेगी लेंज के नियमानुसार। हाँ देखिए बेटा, मतलब हेनरी 2 कंडीशन से, पहली कंडीशन में क्या था कि जब हम चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के कहां लेके गए थे, पास लेके गए थे। ठीक है, तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हुई थी। अब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब वृद्धि हुई थी तो जो उत्पन्न प्रेरित धारा है ये लेंज के नियमानुसार चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाने का विरोध करेगी। अब विरोध कब करेगी, जब ये किसकी तरह व्यवहार करेगी, उत्तरी ध्रुव की तरह ही, क्योंकि उत्तरी ध्रुव को ही क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, जिस कारण प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त होगी।
राइट है। दूसरा कंडीशन है जब चुंबक के n ध्रुव को कुंडली से दूर लेकर जाते हैं। कहां ले जाना बेटा? जब चुंबक के n ध्रुव को कुंडली से दूर लेकर जाना है तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी आएगी। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी आएगी, तब भी क्या उत्पन्न होगी? प्रेरित धारा। अब देखो लेंज ने क्या बोला है कि जो प्रेरित धारा है ये उसी कारण का विरोध कर रही है जिस कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। तो जो उत्पन्न प्रेरित धारा है ये चुंबक के n ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाने का विरोध करेगी। और दूर ले जाने का विरोध कब कर पाएगी? जब ये किसकी तरह व्यवहार करे? दक्षिणी ध्रुव की तरह, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित। जब ये कुंडली दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी बेटा? दक्षिणावर्त होगी। इस प्रकार हम प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं किसके नियम द्वारा? लेंज के नियम द्वारा। और नियम केवल क्या है? नियम ये है कि जो कुंडली या कि परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा है ये उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, रिजल्ट क्या निकला? यानी जब चुंबक के n ध्रुव को कुंडली के पास लेकर जाएंगे तो प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त, और जब चुंबक के n ध्रुव को कुंडली से दूर लेकर जाएंगे तो प्रेरित धारा की दिशा दक्षिणावर्त होगी। करेक्ट? ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। राइट, अब इसी का अथवा वाला क्वेश्चन। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा क्या कहता है? अथवा वाला क्वेश्चन है कि संधारित्र प्रतिघात क्या निकालना है आपको? संधारित्र प्रतिघात या धारिता प्रतिघात से आप क्या समझते हैं? धारिता प्रतिघात से आप क्या समझते हैं इसका मात्रक लिखिए। ठीक है बेटा, पहले अपन धारिता प्रतिघात को एक्सप्लेन करते हैं, इसकी परिभाषा बनाते हैं। देखो बेटा, धारिता प्रतिघात आप लोग पढ़ चुके हो, प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में है, यूनिट 4। ठीक है, तो धारिता प्रतिघात के लिए आपको एक क्या लेना है? प्रत्यावर्ती परिपथ। ये प्रत्यावर्ती परिपथ ले लिए, इसके साथ क्या कनेक्ट करना है बेटा? केवल एक संधारित्र को, केवल क्या लगाना है? संधारित्र को। ये लगा दिए संधारित्र। संधारित्र क्या है आपका? C। ये आपका है बेटा AC सोर्स। ठीक है, तो क्या लिखोगे? जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ध्यान दीजिएगा ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, AC सोर्स अल्टरनेटिंग करंट। राइट, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र लगाते हैं, क्या लगाते हैं? केवल संधारित्र यानी कैपेसिटर। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र लगाते हैं तब इस परिपथ के प्रतिरोध को, तब इस परिपथ के प्रतिरोध को यानी रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं? धारिता प्रतिघात कहते हैं। क्लियर? एक बार फिर देखिए, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल क्या लगाएंगे? संधारित्र लगाते हैं तब परिपथ के प्रतिरोध को धारिता प्रतिघात या संधारित्र प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, अब ये परिपथ का प्रतिरोध है, ध्यान दीजिएगा, जिसे अपन जिसे हम कहे से दर्शाते हैं संधारित्र या कि धारिता प्रतिघात को बेटा अपन XC से कैसे दर्शाते हैं? XC से प्रदर्शित करते हैं। और ये परिपथ का प्रतिरोध ही है, तो परिपथ के प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है बेटा? ओम। यानी धारिता प्रतिघात का मात्रक भी क्या होगा? ओम। ये सिद्ध किया है आपने कि XC बराबर क्या होता है? बताइए भला, 1/C ओमेगा। ये सूत्र होता है धारिता प्रतिघात का। क्लियर? परिभाषा एक बार फिर देख लीजिए। जब किसी, ये कौन सा परिपथ है आपका? AC परिपथ यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या लगाते हैं? केवल संधारित्र का प्रयोग करते हैं तब परिपथ के प्रतिरोध को धारिता प्रतिघात या संधारित्र प्रतिघात कहते हैं। इसे XC से प्रदर्शित करते हैं। XC बराबर 1/C ओमेगा, इसका मात्रक ओम है। ठीक है, सिंबल ओम का क्या होता है? ये। करेक्ट? चलिए अगला क्वेश्चन।
धारिता प्रतिघात बेटा आपकी कॉपी पे लिखा था, जहां पे अपन प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा तीनों को परिभाषित किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आपका आता है 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का सवाल है। सवाल को थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा बेटा, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में, कितने समय में, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर, कितनी बेटा, 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, कितना दिया है, यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है, कितना बेटा, 200 वोल्ट है, तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन करना है, यानी एल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले परिपथ में क्या दिया है, समय दिया है। ठीक है, तो समय कितना दिया है बेटा, लिखोगे दिया है टी बराबर कितना दिया है आपको, 0.1 सेकेंड। ठीक, लिखोगे दिया है टी बराबर 0.1 सेकेंड। अब परिपथ में धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है, यानी I1 बराबर कितना दिया है, I1 बराबर 5 एम्पियर और I2 बराबर कितना दिया है बेटा, 0 एम्पियर। ठीक, इसके बाद यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E बराबर कितना दिया है, E बराबर दिया है 200 वोल्ट। ठीक है, तो परिपथ के स्वप्रेरकत्व का आकलन करना है, यानी L बराबर आपको ज्ञात करना है। ठीक, आप सब ने स्वप्रेरकत्व की परिभाषा में पढ़ा है, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की परिभाषा में पढ़ा है, लिखोगे चूंकि फैराडे के द्वितीय नियम से, क्या लिखोगे बेटा, फैराडे के द्वितीय नियम से E बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई अपान डी टी। पढ़े फैराडे के द्वितीय नियम में कि E बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी, तो E बराबर माइनस डी अपान डी टी। फाई का क्या मान होता है बेटा, फाई बराबर होता है एल आई, तो फाई की जगह कितना आ जाएगा, एल आई, बगल में लिख दीजिएगा, चूंकि फाई बराबर एल आई निकाले हैं, एल को अपन बाहर कर लें। हाँ, एल को अपन बाहर करें तो E बराबर कितना जाएगा बेटा, E बराबर माइनस एल इंटू डी आई अपान डी टी। ठीक है, यानी E बराबर माइनस एल डी आई अपान डी टी को लिख सकते हैं। डी आई अपान डी टी का मीन्स है समय के साथ धारा में परिवर्तन, तो डी आई अपान डी टी को लिख सकते हैं बेटा अपन I2 माइनस I1 अपान टी, यानी समय के साथ धारा के मान में परिवर्तन। ठीक है, अब सब के मान करके निकाल लो। E का मान देखो कितना लिखा है, E का मान लिखा है आपका 200 बराबर माइनस L का मान कितना लिखा है बेटा, L आपको ज्ञात करना है, तो माइनस L इंटू I2 माइनस I1, I2 कितना है आपका 0 माइनस I1 कितना है आपका 5 बटे T कितना है बेटा आपका, T है 0.1। करेक्ट है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है आपका 200 बराबर माइनस एल इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 5 बटे 0.1। ठीक है, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने का गुणा करेंगे, 10 का, दशमलव हट गया यानी 1 बन गया, तो कितना बचेगा ये 200 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 पना 50 एल, तो एल का मान निकालना है, तो एल बराबर कितना आएगा बेटा आपका, एल बराबर 200 बटे 50, 0 से 0 कट गया, 5 चौको 20, तो एल बराबर कितना आ गया आपका, लिखेंगे एल बराबर 4, मात्रक बोलिए स्वप्रेरकत्व का, स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है बेटा हेनरी, 4 हेनरी, उत्तर आ गया। ठीक, ऐसे करना है आपका, ये आ गया स्वप्रेरकत्व। ठीक है, देख लीजिए दिया है कितने समय में धारा परिवर्तित हो रही है, 0.1 सेकंड में। I1 का मान कितने से कितनी हो रही है, 5 एम्पियर से 0 एम्पियर, तो 5 एम्पियर I1 का मान हो गया, I2 का मान 0 एम्पियर। विद्युत वाहक बल कितना दिया बेटा, E बराबर 200 वोल्ट, और स्वप्रेरकत्व आपको ज्ञात करना है। फैराडे के द्वितीय नियम से E बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई अपान डी टी,
लेकिन फाई बराबर क्या होता है एल आई, फाई की जगह कितना भर दिया बेटा एल आई, तो ई बराबर माइनस डी अपान डी टी इंटू एल आई, एल को बाहर कर लो तो ई बराबर माइनस एल और डी आई अपान डी टी, और डी आई अपान डी टी को कितना लिखोगे बेटा I2 माइनस I1 अपान टी, यानी समय के साथ धारा के मान में परिवर्तन। E का मान 200 बराबर माइनस एल, I2 का मान 0 माइनस I1 का मान 5 बटे T का मान 0.1। ठीक है, तो माइनस एल गुणे 0 में माइनस 5 घटाओगे माइनस 5 आएगा, बटे में 0.1 का दशमलव हटाओगे तो ऊपर 10 का गुणा कर दिए, तो बटे में 1 है तो लिखना नहीं है, माइनस माइनस कितना हो गया बेटा प्लस, अब 10 पना 50 एल, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 200 बटे 5, काटोगे तो एल बराबर 4 हेनरी। करेक्ट, लिख लीजिए। ठीक है, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फंक्शन क्या कहता है कि एक 60 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, 60 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है, परिपथों धारा के आरएमएस यानी वर्ग मूल मान को ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, लिखो दिया है सी बराबर, क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला है बेटा। ठीक है, हाँ, संधारित्र की धारिता कितनी दी है 60 माइक्रोफैरड, लिखो दिया है सी बराबर 60 माइक्रोफैरड, इसको पहले फैरड में कन्वर्ट करते हैं, तो सी बराबर कितना जाएगा बेटा 60 गुणे 10 की घाते माइनस 6 फैरड। ठीक है, और आगे लिखना चाहो तो सी बराबर कितना लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घाते माइनस 5 फैरड। ठीक, गुणा कर दिए तो ये हो गया सी का मान, और इसकी वोल्टता कितनी दी है 110 वोल्ट। लिखो बेटा दिया है वी आर एम एस बराबर दिया है आपका 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। ठीक है, इसकी आवृत्ति दी है न्यू बराबर कितनी दी है 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। ठीक है, निकालना क्या है परिपथ में धारा का आरएमएस मान यानी आईआरएमएस ज्ञात करना है। लिखो आईआरएमएस बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान दीजिएगा परिपथ में केवल क्या लगा है संधारित्र लगा है। ठीक है, जब संधारित्र लगा है तो आईआरएमएस बराबर सूत्र क्या होता है सबको पता है, लिखेंगे चूंकि आईआरएमएस बराबर आरएमएस मान, आईआरएमएस बराबर क्या होता है V0 अपान X। ठीक है, प्रतिरोध I बराबर क्या होता है V अपान R। ठीक है, तो यहाँ पे केवल संधारित्र लगा है तो आईआरएमएस बराबर कितना होगा V0 बटे XC, V0 बटे XC। ठीक है, क्योंकि ये कहां से आ गया ओम के नियम से, I बराबर V अपान R होता है, तो संधारित्र के धारा के मान को क्या बोलेंगे आईआरएमएस, प्रतिरोध के मान को क्या, वोल्टेज के मान को क्या बोलेंगे बेटा VRMS, I0 बराबर था। ठीक है बेटा VRMS, अब प्रतिरोध को क्या बोलेंगे अपन XC। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, IRMS ये ज्ञात करना है, VRMS का कितना मान है बेटा 110, अब बटे XC का मान नहीं दिया तो XC बराबर कितना होता है 1 अपान सी ओमेगा, XC बराबर कितना होता है 1 अपान सी ओमेगा। लिख दीजिएगा बगल में, आप लोगों ने पढ़ा है चूंकि XC बराबर 1 अपान सी ओमेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा बटे के नीचे बटे है तो सी ओमेगा कहां चला जाएगा ऊपर, यानी IRMS बराबर 110 गुणे सी ओमेगा। ठीक, और अब जिसके जिसके मान सी का मान पता है ओमेगा का मान नहीं पता, ओमेगा को भी तोड़ते हैं, तो ये आपका आ जाएगा बेटा IRMS बराबर 110 गुणे सी गुणे ओमेगा बराबर होता है बेटा 2 पाई न्यू। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई न्यू, बगल में लिख दीजिएगा चूंकि ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू।
ठीक है, अब सबके मान पता है, मान भर दो। तो लिखो IRMS बराबर ये कितना लिखा है 110 गुणे सी का मान कितना है 6 गुणे 10 की घाते -5, 6 गुणे 10 की घाते -5 गुणे 2 गुणे न्यू पाई का मान 3.14 गुणे न्यू का मान कितना दिया है बेटा 60 गुणे 60। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा IRMS बराबर 6 दूनी 12, 12 छंग 72, कितना आ जाएगा बेटा 110 गुणे 6 दूनी 12, 12 छंग 72, यानी 72 गुणे 3.15 और गुणे 10 की घाते -4। ठीक है, इससे ये कट गया। ठीक है, एक काम करते हैं, 1 10 का और इसमें गुणा कर देंगे तो IRMS बराबर कितना आ जाएगा IRMS बराबर 11 गुणे 72 गुणे 3.15 और गुणे कितना बचेगा 10 की घाते -3। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेते हैं, 72 गुणे 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 72 गुणे 11 72 2 7 2 9 7 792 और 792 गुणे 3.15 करा वाला अपने वाली से। यहाँ पे बेटा 3.14 था, 1.5 नहीं है। ठीक है, 3.14 3.14। जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2486.88, यानी कितना गया बेटा, इसको लिखेंगे IRMS बराबर 2486.88। ठीक है, अब गुणे में कितना है 10 की घाते -3। जब इसका गुणा करेंगे तो 3 अंक इधर आ जाएगा, यानी IRMS बराबर कितना आ जाएगा IRMS बराबर आपका आ जाएगा 3 का दशमलव इधर आएगा तो 2.4, 8 को हटाएं 6 को हटाएंगे तो 8 आपका 9 बन जाएगा, 2.49 एम्पीयर। ऐसे करना है। ये RMS बराबर कितना आ जाएगा बेटा, इसका देखिएगा जब 10 का -3 का भाग 10 का -3 का गुणा करेंगे, यानी 1/1000 का भाग करेंगे, 0.3 अंक इधर आएगा, तब 2.486 है, 6 को हटाएंगे तो 1 इसमें ऐड कर देंगे तो 8 से आपका क्या बन जाएगा 9। ये आ गया धारा का वर्गमूल। ठीक है, देख लीजिए, आपका संधारित्र की धारिता कितनी दी थी C बराबर 60 माइक्रोफैरेड, इसको फैरेड में कन्वर्ट किए, ये आ गया 10 का गुणा किए तो 6 गुणे 10 घाते -5 आ गया। वोल्टेज का वर्गमूल मूल दिया है 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दी है यानी आवृत्ति दी है 60 हर्ट्ज। IRMS आपको ज्ञात करना है। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है कि ओम के नियम के अकॉर्डिंग आया बेटा, I बराबर V/R, तो IRMS बराबर VRMS बराबर R को क्या लिखते हैं, यदि परिपथ में केवल संधारित्र लगा होता है तो परिपथ के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं बेटा अपन, प्रतिघात। अब प्रतिघात को कैसे डिग्री करेंगे, X से, है कौन सा C सर्किट, तो बटे में कितना लिखेंगे XC, और XC बराबर सूत्र क्या होता है 1/C ओमेगा, तो इसकी जगह 1/C ओमेगा कर दिए, C ओमेगा को ऊपर ले जाए तो इंटू में चला गया C ओमेगा, 110C ओमेगा बराबर कितना होता है 2 पाई न्यू। सबके मान भर दो, IRMS बराबर 110 गुणे C का मान 60, तो C का मान कितना बेटा 6 गुणे 10 की घाते -5 गुणे 2 पाई न्यू, तो ये हो गया बेटा 2 पाई का मान 3.14 गुणे न्यू का मान कितना दिया है 60, और सॉल्व करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2.49 एम्पियर। कैलकुलेशन है फिर करेक्ट। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, चलिए बेटा एक सवाल और है 9वें नंबर का, सवाल को सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद जो बचेंगे टोटल थ्योरी क्वेश्चन उसको अपन कल करेंगे। ठीक है कि अगली वीडियो में करेंगे। एक सवाल 9वें नंबर का है तो 9वें नंबर के सवाल दोनों सॉल्व कर देते हैं, इनको देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन को अपन कल सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बन गया होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन ये बोला कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये आपके उदाहरण में लिखा है
उपयोग में लिखा है दर्पणों के उपयोग में। तो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हो आप लोग? उत्तल दर्पण का। क्या लिखोगे कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, इसका रीजन में क्या बोलोगे कि वाहनों के पीछे का प्रतिबिंब देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण, क्या बोलोगे बेटा? क्योंकि उत्तल दर्पण किसी बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसी कारण वाहनों में पीछे के वाहन को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। बोलोगे, क्या बोलोगे बेटा? कि वाहनों में पीछे के वाहनों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए वाहनों को देखने के लिए किसका? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा, इसको मैं लिखा भी दूंगा भी। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, अवतल दर्पण के नीचे के आधा भाग को काला कर दिया जाए तो प्रतिबिंब का क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। क्या बोलोगे? उत्तल है कि अवतल है? अवतल है, हाँ। अवतल दर्पण के आधे भाग को यदि काला कर दिया जाए तो प्रतिबिंब का आकार और उसकी तीव्रता, प्रतिबिंब का आकार और तीव्रता दोनों कम हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बताना है कि अवतल दर्पण के आधे भाग को यदि काला कर दिया जाए तो बने प्रतिबिंब की तीव्रता और आकार दोनों कम हो जाती है। ठीक, इसको भी लिखा दिया जाएगा। चलिए 9वां नंबर के क्वेश्चन को ध्यान देना है आपका। 9वां नंबर हालांकि बन गया होगा, ये आपका किया हुआ है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया है बेटा? √2। इसके लिए क्रांतिक कोण का मान निकालना है आपको। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 6वीं यूनिट में पढ़ाया गया है आपको माध्यम का अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध पढ़ाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है किसी माध्यम का अपवर्तनांक √2 है। लिखोगे दिया है म्यू बराबर √2। ठीक है, आपको इसके लिए क्रांतिक कोण यानी IC का मान ज्ञात करना है। IC बराबर ज्ञात करना है। वेरी सिंपल है, आपने पढ़ा है क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। लिखो चूंकि म्यू बराबर क्या होता है? 1/sin IC। म्यू बराबर क्या होता है बेटा? 1/sin IC। पलटोगे व्युत्क्रमानुपात नियम लगाओ तो 1/म्यू बराबर sin IC। ठीक है, म्यू का मान भरो। म्यू का कितना मान है बेटा? म्यू का मान √2, तो 1/√2 बराबर sin IC। 1/√2 साइन में किसका मान है? 45 डिग्री का। क्या लिखोगे? sin 45 बराबर sin IC। तुलना करोगे दोनों की तो IC बराबर कितना जाएगा बेटा? IC बराबर 45 अंश। ये मिल गया आपका क्रांतिक कोण। ठीक, देख लीजिए जल्दी से 9वां नंबर। ठीक है, 9वां नंबर का क्वेश्चन है बेटा। 9वां नंबर का पहला क्वेश्चन, इसका अथवा भी बताते हैं। ठीक, आ जाएगा। चलिए अथवा भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में का अथवा, इसमें बोला है किसी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। ध्यान दीजिएगा, खगोलीय दूरदर्शी आ गया, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। किसी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी यानी दूरदर्शी की नली की लंबाई दी है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि अभिदृश्यक और नेत्रिका दोनों उत्तल लेंस हो, यानी दोनों का फोकस दूरी धनात्मक आएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों उत्तल लेंस हो तो इनकी फोकस दूरियों की गणना कीजिए। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट में दिया है बेटा खगोलीय दूरदर्शी, और खगोलीय दूरदर्शी हमेशा वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा प्रतिबिंब। लिखो दिया है अथवा वाला दिया है यम बराबर आवर्धन क्षमता, यम बराबर कितनी थी बेटा? 15 ना, और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो -15 दिया है, यम बराबर -15, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी दी है। ध्यान दीजिएगा, खगोलीय दूरदर्शी है और दूरदर्शी में हमेशा वस्तु कहां होती है? अनंत, और अनंत में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर। ठीक है, तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी दी है FO प्लस FE, FO प्लस FE बराबर कितना दिया है बेटा आपका? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया है, आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं है तो उसको सेंटीमीटर में रहने देते हैं, मीटर में कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, आंसर भी आपको सेंटीमीटर में आ जाएगा।
80 सेंटीमीटर और अभिदृश्यक और नेत्रिका दोनों उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरियों की गणना कीजिए। ठीक है, FO + FE बराबर 80 सेंटीमीटर। इसको मान लो बेटा समीकरण नंबर 1। आप लोगों ने आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकाला है कि चूंकि m बराबर क्या होता है -FO/FE। m का मान भेज दो, -15 बराबर -FO/FE। ठीक है बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, तीरे गुणा करो तो FO बराबर कितना जाएगा तीरे गुणा में, FO बराबर 15 FE आएगा। इस FO के मान को समीकरण 1 में रखो। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से जब FO का मान भरेंगे, FO बराबर 15 FE के है ना, तो ये आपका आ गया बेटा 15 FE प्लस FE बराबर 80। तो 15 FE 1 FE कितने हो जाएंगे बेटा आपके 16 FE बराबर 80। ठीक है, तो FE बराबर कितना आएगा बेटा 80/16, भाग करो 16 पंचे 80, तो FE बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। कौन से लेंस की आ गई बेटा, नेत्रिका लेंस की। अब समीकरण 1 में मान भरो, लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में FE का मान भरते हैं तो ये आपका आ गया FO प्लस FE कितना मान है 5 बराबर कितना है 80। 5 को उधर ले जाओ, FO बराबर 80 माइनस 5, तो FO बराबर 75 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। क्लियर है बेटा, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 75 सेंटीमीटर और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। दोनों उत्तल लेंस है यानी दोनों की फोकस दूरी धनात्मक। ऐसे करना, ठीक, देख लीजिए, ना समझ में तो पूछ लीजिएगा। आपके सवाल इसके कंप्लीट हो गए बेटा। इसके बचे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन को हम अगले दिन कल के पूरे वीडियो में वन शॉट में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका डाला जाएगा। ठीक है, दोनों पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। ये फर्स्ट मॉडल पेपर है, इसके बाद मैं सेकंड मॉडल पेपर को पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग इस बार फिजिक्स में 100 में 100 लाइए। ठीक है बेटा।